नमस्कार मित्रों। आदरणीय श्री दलपत सिंह जी रूपावास गांव के सुप्रसिद्ध कवि, इतिहासकार और साहित्य प्रेमी हैं। आपने वर्षों तक रूपावास के ऐतिहासिक धरोहर, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन एवं संरक्षण किया है। आपकी कविताओं में मातृभूमि, संस्कृति, समाज, वीरता और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। इतिहास और साहित्य दोनों के क्षेत्रों में आपका योगदान समाज के लिए प्रेरणादायक है। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम आपसे रूपावास के गौरवशाली इतिहास के बारे में आपसे सीधे संवाद कर रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जय चार हुकुम। हुकुम, आपसे हम रूपावास के इतिहास और इसके गौरवपूर्ण जो हमारा परंपराएं रही है, इसके बारे में आपसे कुछ हम जानना चाहते हैं, ताकि युवा पीढ़ी को इसका पूरा अनुभव और आपके ज्ञान का लाभ मिले। तो साहब, मेरा पहला प्रश्न है कि रूपावास गांव की स्थापना कब की, किसने की और किन परिस्थितियों में की? जय चार गुजरी साहब और गज साहब, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा। हालांकि गांव में मेरे से भी बड़े बड़े इतिहासकार बैठे हैं, मैं तो एक इस मामले में एक बच्चा ही समझिए मेरे को। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमारे पूर्वज जो राज सिंह जी थे, वो एक महान पराक्रमी, विद्वान और योद्धा सूरवीर थे। तो वो हम लोग घेवड़ा से उठे थे, राज सिंह जी पहले, और घेवड़ा से जब हमें 5 गांव मिले तो 5 गांव में सबसे पहले वो 5वां आए थे। 5वां हमारे वडेर का गांव है, और 5वां रहने के बाद में वो रूपावास आए। रूपावास पहले अभी जो वर्तमान में है यहाँ पर नहीं था, जहाँ पर अपन खूटिया तालाब वगैरह कहते हैं, जहाँ माता जी का मगरा, माता जी का मंदिर है, आज भी है, और बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर है, वहाँ पर था। वहाँ से राज सिंह जी ने रूपावास यहाँ बसाया। तो यहाँ सबसे पहले मंदिर, हमारी बड़ी पौड़, हमारी बावड़ी और हमारा बड़ा तालाब, इनकी नींव एक साथ भरवाई थी उन्होंने, एक साथ मुहूर्त किया था। और बावड़ी जो है वो अपने रानी फूल कंवर जी के नाम से बावड़ी बनाई थी, जिसको हम फूल बावड़ी कहते हैं। और बड़ा तालाब जो राजोलाव तालाब है, वो उन्होंने अपनी ठकुराइन राजुल देव जी के नाम से वो खुदवाया था, इसलिए वो उनको हम आज भी राजोलाव तालाब कहते हैं। इसी तालाब के पास में एक पीस का था, वो आज भी है। वो उस समय हमारे गांव के पशुओं के पीने के लिए, पानी के लिए खुदवाया गया था, और वहाँ पर गांव के जितने भी पशु पक्षी है वो वहाँ पर उनका पानी पीते थे। और आदमियों के पीने के लिए छोटा तालाब जो राज कहते हैं, जहाँ पीपली वगैरह, बहुत बड़ी पीपली वगैरह है, सरोवर तालाब खुदवाया था। ये कब हुआ, कब साहब? ये कुछ कितने साल पुराना बात हो? ये लगभग 600 साल पहले की बात है, 550 से 600 साल की। उस समय ये मतलब जो है उन्होंने ये करवाया था। ठीक है हुकुम, आपने बहुत बढ़िया चीज़ बताई। तो साहब, ये रूपावास में जो 5 पौड़ है, इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताओ सब, क्या है? ये आपको बता दूं मैं, जो 5 पौड़े हैं, तो ये 5 जो है उनके भाइयों के नाम से हैं। और सबसे पहले तो मैं बता दूं, बिहारी साल जी की हैं, जो बिहारी साल जी के नाम से हैं। बिहारी साल जी इनके पूर्वज थे, हमारे पूर्वज थे बिहारी साल जी। इधर हमारे बड़े बास में हेमराज जी की हैंस कहलाती है, तो हेमराज सिंह जी का परिवार सब बड़ी हैंस में मतलब जो रहता है। फिर सावड़ सिंह जी की हैंस है, बड़ी हैंस के बिल्कुल पास में, तो वहाँ सावड़ सिंह जी का परिवार वहाँ रहता है। उसके बाद में उदय सिंह जी की हैंस है। तो उदय सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि उदय सिंह जी बहुत ही पराक्रमी और वीर योद्धा थे, और उन्हें ये सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की फौज के विरुद्ध में प्रताप सिंह जी तिवरी के साथ में युद्ध करने का अवसर मिला था। और वो ऐसा कहते हैं कि वहीं पर युद्ध में काम आ गए थे, और उनके नाम का वहाँ पर, उनकी यादगार में वहाँ पर एक चबूतरा भी था, जो अब तो बिल्कुल ही खंडर हो गया है।
अब तो शायद नामो निशान भी नहीं है, लेकिन पहले वो चबूतरा वहाँ पे था। तो ये उदय सिंह जी की हंस वो कहलाती है। उस जय सिंह जी की हंस, जय सिंह जी का परिवार पूरा जय सिंह जी की हंस में उसमें रहता है। तो ये कुल जो है 5, बिहारीलाल जी की, हेमराज जी की, श्यामल सिंह जी की, उदय सिंह जी की और जय सिंह जी की हंस, ये 5 भाइयों के परिवार, ये पांचों ही जो है मुख्य द्वार जो बड़ी पौड़ है, बड़ी पौड़ के अंदर ही सब रहते थे। अब जो है बाहर लोग रहने लग गए हैं, लेकिन पहले जितने भी राजपुरोहितों के घर थे वो सब इस बड़ी पौड़ मुख्य दरवाजा के अंदर की तरफ ही थे। बहुत ही बढ़िया साहब, बहुत शानदार बताया आपने। ये अपने तालाब 2 हैं, छोटा तालाब और बड़ा तालाब। जी जी। तो इनका अलग अलग तालाब और क्या इनका इतिहास क्या है? इनका इतिहास यही है साहब कि जो छोटा तालाब है राज सरोवर, वो सिर्फ पीने के पानी के रूप में ही काम में लिया जाता था। उसमें लोग कपड़े भी नहीं धो सकते थे, स्नान भी नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ पीने के पानी के लिए काम लिया जाता था। वो पानी का मतलब जो है रख रखाव अपन वहाँ जाते पानी भर के लाते और गांव के लोग पीते थे, क्योंकि उस समय इतने संसाधन नहीं थे। और अपने गांव के अंदर जो ज़मीन है वो ज़्यादातर खारी ज़मीन है, तो कुएं भी खोदते तो वहाँ से खारा पानी निकलता था। इसलिए हम बरसात के पानी को संरक्षण करके हम पीने के काम में लेते थे। और ये दूसरा तालाब जो है उसमें स्नान करना, कपड़े धोना वगैरह सब उसमें होता था। और बावड़ी का जल तो बहुत ही शुद्ध था। बावड़ी के जल को तो लोग औषधि के रूप में मानते थे। कहते थे कि किसी का भी कितना भी पेट संबंधित कोई दर्द हो या पाचन क्रिया कमज़ोर हो, तो वो बावड़ी का पानी नियमित पीता तो उसका पेट ठीक हो जाता था उस समय। ये तीनों ही मतलब जगह का पानी का महत्व है, अलग अलग जगह का। कहा जाता है बावड़ी का जो पानी है वो 7 रंग बदलता है या 7 रंग का होता है, तो वो क्या है साहब? वो आज के वैज्ञानिक युग में वो बात सही नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि 7 रंगों में दिखता है, 7 रंग करता नहीं। 7 रंगों में पानी दिखता है। 7 रंगों में दिखने का कारण ये है कि अलग अलग पैर में जैसे सूर्योदय होता है तो वो लालिमा लिए हुए पानी के ऊपर जब किरणें पड़ती है तो उसका लालिमा युक्त पानी का कलर रंग दिखता है। जो सूर्य भगवान ऊपर आते हैं तो किरणें सीधी पड़ती है तो सफ़ेद दिखता है। उसके बाद में जो ठेठ ऊपर आता है तो वहाँ बावड़ी के पास में जो वृक्ष हैं उनके हरे हरे पत्तों को हिसाब से हरा कलर दिखता है। इस तरीके से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अलग अलग भंगिमाओं में सूर्य के किरणें पड़ने के कारण वो पानी 7 रंग में दिखाई देता था, दिखाई देता है और दिखाई देता रहेगा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन 7 रंग करता तो नहीं है, क्योंकि पानी कभी कलर करता नहीं। पानी का रंग एक ही तरह का होता है। एक हुक्म हमारे बहुत ही मतलब विशेष परंपरा है कि रूपावास में बारात के स्वागत के समय 5 ढोल से शामिल होता है। जी सर। तो इस अनोखी परंपरा की शुरुआत कैसे हुई और इसका क्या महत्व है? ये पुरानी पारंपरिक परंपरा है और जब से गांव बसा है तब से अपनी यही परंपरा रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी किसी बेटी का विवाह होता है तो ये सामेला का मतलब होता है स्वागत का कार्यक्रम। और ये स्वागत का कार्यक्रम जो होता है वो उस एक परिवार का नहीं होता जिसके घर से बच्ची का विवाह हो रहा है। वो सामेला का कार्यक्रम, स्वागत का कार्यक्रम हमारे 5 हैसियों का होता है। और 5 हैसियों के सिरदार अपनी अपनी ढोल, अपना ढोल, अपने थाली, अपने चिराग लेकर के चौक में इकट्ठे होते थे सामेला के टाइम में। और चौक में जब तक 5 हैसियों के सरदार नहीं आते तब तक वहाँ से हम आगे रवाना नहीं होते थे। 5 ढोल आने का मतलब, 5 पौड़ियों के सरदार आने का मतलब पूरा गांव आ गया और पूरा गांव उनके स्वागत के अंदर जाते हैं। आज भी ये परंपरा चालू है और ये पूरे गांव का जो सम्मेलन होता है, बस स्टैंड से लेकर के उनका स्वागत करते हुए हम 4 बजे के मंदिर तक पूरा गांव उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाता हुआ बारी बारी से अलग अलग मोहल्ले का ढोल थाली बजा के स्वागत करते हुए उनको हम यहाँ तक लाते हैं। और यहाँ के बाद में बड़ी पौड़ मुख्य दरवाजा के बाद में जिस घर में शादी होती है उसी घर का ढोल उनको लेकर के वहाँ उस घर तक ले जाता है। बाकी बाराती वहाँ से 4 बजे के मंदिर के आगे से बाराती बारात के डेरे में पहुँच जाते हैं। ये जो है हमारी परंपरा है और ये
मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी परंपरा है। ये परंपरा शायद ही किसी गांव में होगी, क्योंकि इस स्वागत की परंपरा में पूरा गांव आना, पूरे 5 ढोल, 5 भाइयों का परिवार, 5 पौड़ियों का परिवार, ये उसका स्वागत में पलक पावड़े बिछा देते हैं। ये बहुत अनोखी बात है, इसका हमें गर्व है। चलो साहब, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। एक हुक्म आपसे एक और चीज़ पूछ रही थी कि रूपावास को 5 गांव के पटायत बोलते हैं, है ना? जी, जो 5 गांव के पटायत हैं, जी, जी। और ये भी बताते हैं पहले 84 गांव थे। जी, जी। तो हुक्म इसके बारे में थोड़ा सा इस चीज़ पे आप बताओ कि क्या चीज़ है ये बात बिल्कुल सही है सर। पहले 84 गांव थे, और 84 गांव जो है वो राज सिंह जी के जीवित रहने तक ही थे। उसके बाद में 5 गांव थे, वो राज सिंह जी की कालाकरी तक के लिए दिए गए थे। उसके बाद में आज भी ताम्रपत्र पड़ा है अपने को, कितनी जमीन मिली हुई है। चार भुजा के मंदिर में वो ताम्रपत्र है जिसमें ये सब लिखा हुआ है। और बाद में जो 5 गांव है, वो 5 गांव में रूपावास है, मोहरई है, बरियाला है, बासनी है, 5वां है, और 5वां हमारे बडेर का गांव। 5वां सबसे पहले 5वां आए थे, फिर यहाँ आए थे। तो ये 5 गांव जो है जागीर में आज भी है। और वो जो 84 गांव थे वो राज सिंह जी जब तक जिंदा थे तब तक ही। कि ये किस अवसर पे प्राप्त हुए थे आपको? ये ऐसा सुना जाता है, किंवदंती ये है, इतिहास में भी होगा, कि जब सुमेल का युद्ध हुआ था तो शेरशाह सूरी और मालदेव जी के बीच में हुआ था। और उसके बाद में हमारे राज सिंह जी ने, जब शेरशाह सूरी दिल्ली का बादशाह हुआ करता था और मालदेव जी जोधपुर जो है दरबार थे, तो उस समय जब मालदेव जी का वहाँ से समझौता कराने के लिए राज सिंह जी गए थे, और राज सिंह जी ने उनका सम्मानजनक समझौता करा के वापस आकर के तिलक किया था। तो पहले राज तिलक जो है गादीपति हमारे राजपुरोहित जी थे, उसके बाद में मतलब जो है दूसरे बने। तो उस समय ये 84 गांव और उसके साथ ही ये क्या नाम, सोने का कड़ा, सोना नवीस की पदवी, ये निमोरा हक, नगाड़ाबंद बारात ले जाने की पदवी, ये सब उसी समय दिए गए। अच्छा, आपने और चीज़ बताई, एक तो सोना निवेश। हाँ सोना निवेश में सोने का कड़ा। जी। अच्छा, और निमोरा हक क्या हुआ? निमोरा हक का मतलब ये था कि नगाड़ाबंद बारात ले जाते हैं, तो जिसमें निमोरा कहते हैं, फारसी भाषा का शब्द है। निमोरा का मतलब नगाड़ा, और हक का मतलब अधिकार, यानी नगाड़ाबंद बारात ले जाने की अधिकार जो है वो गांव को दिया गया था। और उसका आज मैं आपको, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं आज आपको बता देता हूँ कि जिस बारात में हम आज आए हैं, इस दुल्ले राजा के परदादा हरि सिंह जी, हाँ, उनकी जब बारात गई थी तो उन्होंने नगाड़ाबंद बारात लेकर के गए थे, सोना का कड़ा पहन के गए थे, और बणदार रूपावास से बणदार बारात गई थी। तो उस समय मतलब जो है वो हाथी के ऊपर, हाथी रे होते तोरण हरि सिंह जी ने बांधा था। अच्छा। और उस समय बीच में जो है अहुआ ठिकाना आता था, तो अहुआ ठिकाना के ठाकर साहब ने वहाँ इसका बारात का स्वागत किया, और बारात के साथ में अपनी तरफ से जो हाथी भेजे, ये हाथियों पे बारात। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया बात ये बताई गर्व आपने। की बात है। आज उनके मतलब जो 30वीं पीढ़ी 4वीं पीढ़ी का ये जो है। तो साहब आपने तो मतलब तो आपने साहब बहुत ही बढ़िया चीज़ें बताई साहब हमको। तो साहब मैं लास्ट में आपसे मतलब एक पूछना चाहता हूँ साहब कि आज की युवा पीढ़ी को रूपावास की इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से क्या सीख लेनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा। हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि रूपावास की जो परंपरा है, जो रूपावास का इतिहास है, रूपावास का जो सात्विक भोजन है, और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि पूरे रूपावास में बिल्कुल आज तक कोई भी वाइन को यूज़ नहीं किया, अदर कास्ट भी नहीं पीती थी बिल्कुल। तो एक तो ये है कि हमारा खाना सात्विक है। दूसरी बात आपको एक और बताऊँ मैं, जो बीच में रह गई थी, कि हमारे गांव के अंदर जो 4 इसकी जो बनावट इस तरीके से है कि पहले गर्भगृह से लेकर के दूसरे स्टेज, तीसरे स्टेज, और फिर बाद में जहाँ रास्ते में खड़े होकर करे तो एक शरीर के दर्शन होते हैं 4 भुजा के। और 4 भुजा के मंदिर की जो है प्रतिदिन 4 आरती होती है। सबसे पहले जब ठाकुर जी उठते हैं, ठाकुर जी को प्रातः आरती वो होती है 4:30-5 बजे के करीबन।
फिर सुबह सेवा की आरती होती है जिसको मंगल आरती कहते हैं, और उसके बाद में शाम को संध्या आरती होती है, और फिर शयन आरती होती है। और यहाँ के जो पुजारी हैं उनकी एक विशेषता है जो आपको शायद ही कहीं और जगह मिलेगी। इस चार भुजा के मंदिर के पुजारी जब तक पूजा करते हैं तब तक उनको ब्रह्मचर्य अवस्था में रहना पड़ता है, अच्छा ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, दूसरे जैसे नहीं। और साकलदीपी ब्राह्मण सेवक जिनको कहते हैं, ये साकलदीपी ब्राह्मण है और यही पूजा करते हैं और हर साल पूजा बदलती रहती है। ये हमारे मंदिर की विशेषता है। और एक विशेषता और कई, ये तो पूरी किताब लिखी होती है। एक विशेषता और है कि जब आरती होती है तो कोई भी गांव के अंदर जैसे दूसरी जगह नगाड़ा बजता है या कोई शोर होता है तो कुछ भी भौंकते हैं, हमारे यहाँ भौंकते होते हैं तो बंद हो जाते हैं। अच्छा। इस आरती के टाइम में मतलब जो है ऐसा कुछ नहीं होता, सभी पूर्ण शांति रहती है। और आज भी गांव के अंदर आरती के टाइम में गांव के बच्चे भी आते हैं और दर्शन करने के बाद में हमेशा श्री राम भगवान की स्तुति का वाचन वो बच्चे करते हैं, पढ़ते हैं, और करीब करीब सभी बच्चों को कंठस्थ याद है श्री राम स्तुति, सब बोलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, प्रेम और भाईचारा। हमारे गांव में एक उदाहरण है देखने को, जिसका मैंने बताया ना कि ये जो सामड़ा का कार्यक्रम होता है उसमें पूरा गांव आता है, वो कार्यक्रम पूरे गांव का होता है। तो इससे हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम रूपावास के हैं, हमें बहुत गर्व है इसकी बात के ऊपर कि हम रूपावास हैं। रूपावास का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जिससे आगे सीखने को मतलब जो है सभी को प्रेरणा मिलती है। हुकुम, बहुत ही शानदार बातें बताई आपने, और इससे मुझे लगता है बहुत लोगों को कई चीज़ें हो सकता है कुछ पूर्ण जानकारी नहीं होगी, तो इसको सुनने और देखने के बाद में शायद उनको बहुत अच्छा लगेगा। हुकुम, इसमें एक और चीज़ मैं जानना चाहता कि रूपावास के इतिहास से संबंधित क्या प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं, या क्या क्या चीज़ें हैं जिनका अध्ययन किया जा सकता है, या आपने क्या क्या चीज़ पढ़ा, क्योंकि आपने इसके बारे में बहुत गहराई से अध्ययन किया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप प्रकाश डालो। इसके बारे में बताऊँगा सर मैं आपको। सबसे पहले तो मोहन सिंह जी चौकवाड़े, हाँ, उनको मैं अपना बड़ा भाई तो है ही है, मैं अपना इस बारे में अपना गुरु भी मानता हूँ। उन्होंने उस समय अपनी भाषा के अंदर इस इतिहास की खोजबीन की और इतिहास लिखा, एक डायरी पे ऊपर। अच्छा। डायरी पे लिख करके वो मोरई गए, वो पांचवा गए, सब जगह जा कर के वहाँ के इतिहास के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की और उसको लिखा था, और उसको मुझे बताया था कि इसको आप लिपिबद्ध करो। तो उसको मैं लिपिबद्ध मैंने भी किया, और मेरे से पहले या मेरे समकक्षी के द्वारा शिवनाथ सिंह जी के मार साहब के पुत्र रतन सिंह जी, ज्येष्ठ पुत्र बड़े बाबू जी, उन्होंने बहुत मेहनत की। अच्छा। और उन्होंने पूरा इतिहास तैयार किया बहुत अच्छे सुंदर हैंड राइटिंग के अंदर, और उन्होंने पूरी वंशावली बनाई। अच्छा। यानी राज सिंह जी से लेकर के अब तक रतन सिंह जी के परिवार तक एक पूरा वृक्ष बनाया। अच्छा। और वृक्ष में कितने ये डाले कहाँ कहाँ फंटे, कहाँ कहाँ क्या हाँ, हुआ। फैमिली ट्री बोलते हैं आजकल इंग्लिश में पूरा उसको। पूरा पूरा उन्होंने ये वटवर्क पूरा बनाया, वंशावली बनाई। तो उनका सहयोग भी मतलब जो है मैं हमेशा याद करता हूँ कि रतन सिंह जी ने भी मतलब बहुत सहयोग किया। और दूसरी बात जो है वो है राव जी की बही। राव जी की बही में ये सब चीज़ें लिखी हुई है। और इसके अलावा कैलाश सिंह जी दुंदियाड़ी ने जब ये किताब लिखी थी राजपूतों का इतिहास, उसमें भी अपने को ये 5 गांव मिले जिसका पूरा उदाहरण मतलब जो है पूरा वर्णन उन्होंने किया है। इसके अलावा जो हस्तलिखित पांडुलिपियाँ हैं जो जोधपुर के ग्रंथागार में हैं, तो उनसे भी मतलब जो है खोजबीन की, उनसे भी ये पूरा पता लगा। और उसके बाद में अब आज अगर जावे आज की पीढ़ी में, तो ये जो AI है या ये क्या है AI है, तो उसमें भी इतिहास के अंदर ये की बातें आपको मिलेगी। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछे तब भी अपने को तो ये जानकारी मिलेगी अपने को। ये जानकारी मिलेगी। सही। ये ताम्रपत्र जो है वो किस संबंध में है? ये ताम्रपत्र अपने को जो जमीन दी गई है वो ताम्रपत्र उसमें तो जो है जमीन का उसमें वर्णन किया हुआ है। और ये बहुत बड़ा ताम्रपत्र है, भारी है, कम से कम 2.5-3 किलो का होगा, ज़्यादा होगा। ये मुझे एक्चुअल वजन मालूम नहीं है, लेकिन बहुत ही भारी और बहुत बड़ा है। और 4 भुजा के मंदिर में रखा हुआ है। और जब भी चार्ज लेन देन होता है तो वो ताम्रपत्र आगे वाले पुजारी को चार्ज भी दिया जाता है। उसमें जितनी जमीन है
कितने हज़ार बीघा ज़मीन दी है, वो ज़मीन उसमें वो लिखी हुई है। और इसमें गुजरात का सूबा यानी जो 84 गांव जो दिए गए थे उसमें मतलब जो है गुजरात में भी गांव भी और गुजरात की ज़मीन भी दी गई थी, उसका उसमें बना। अच्छा, तो साहब बहुत ही शानदार, बहुत आपने विस्तृत तौर पे इतना अच्छी चीज़ें बताई हमको, इतनी बढ़िया चीज़ें बताई आपने। और हमें गर्व है कि आप जैसे मतलब हमारे रूपावास का नाम रोशन रहता है आपसे साहब, आपके इतिहास से, आपकी कविताओं से, आपके साहित्य से। तो साहब आपके बहुत अच्छे स्वास्थ्य और बहुत दीर्घायु की कामना करता हूँ। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपने बहुत ही जानकारी ली और आपको एक जिज्ञासा है अपनी मातृभूमि के बारे में जानने का, काफ़ी समय से थी। आप मुझे हमेशा कहते थे कि इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आज समय मिला और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान उम्र करे, आपको खूब लक्ष्मी दे, आप चिरायु हो, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। चलो साहब, आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।